अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। और ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको पता है पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमने लाइन अप करनी होती है। बस ज़िंदगी की मिसाल भी ऐसी ही है कि बहुत सारी चीज़ों को, मेस को, फस को आपको दूर करके, क्लीन करके, क्लियर करके ही ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है। तो कभी PCR, कभी MCR और कभी हमारी बिहाइंड द सीन बहुत सारे सीन चल रहे होते हैं। तो उसको कवर करने के बाद फाइनली वी आर ऑन स्क्रीन और आपको हम कहते हैं वार्म वेलकम। आप सब मुझे कहते हैं सुहा अफजल और अब्दुल रऊफ साहब आज भी यहाँ नहीं है। वो आएंगे तो आप ज़रूर पूछिएगा कि क्यों इतनी छुट्टियाँ की उन्होंने, वो इतना ज़्यादा हम उन्हें मिस कर रहे हैं। ऑल दो चले थोड़ी सी कमी जो है वो पूरी हो गई है, इसलिए कि हरमीत पाची इज़ बैक और कल भी उन्होंने हमारे साथ शो किया, आज भी वो इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। तो फौरी तौर पर हम लाहौर से इस्लामाबाद चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आपकी बात दुरुस्त है कि वैसे तो अगर आज के दिनों में देखा जाए तो अगर आज के सर्दी बढ़ गई है। मैं सर्दी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मौसम वैसे तो आपने बता दी कि जिंदगी जो है किस तरफ मोड़नी है, किस तरफ आपने जाना है, तो उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग पहले से की जाती है। इसी तरह शो जो है जब आप करते हैं तो उसके लिए बड़े से मामला होते हैं। लेकिन मौसम जो है लेकिन हम देखते हैं तो बलूचिस्तान में मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ पे खतरनाक किस्म की बर्फबारी हुई है, तूफानी बर्फबारी आप जिसे कहते हैं, और मुख्तलिफ रास्ते जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं। कल मैं देख रहा था कि ट्रैफिक वहाँ पे जैम है, वहाँ पे जो कंटेनर है, सामान जो अच्छा जी, ठीक है पाजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खून जमा देने वाली सर्दी है, लेकिन लाहौर में 3 दिन से तो मौसम बहुत हसीन है। आप यूँ कहें कि मौसम औसम है, लेकिन सूरज वाला औसम है, वो गर्मियों वाला नहीं। इसमें ठंडी और ताज़ी हवा चलती है और हम खुश हो जाते हैं। बट ऑल दो पिछले 3 दिन से लाहौरिया जो है वो तो धूप सेक रहे हैं, लेकिन ये सेक और ये गर्मी और ये शिद्दत जो है वो दर्जा हरारत, अगर हम सियासी सूरत हाल आपसे शेयर करें तो वहाँ पर पारा बहुत ऊपर जा चुका है। अगर हम सियासी मंजरनामा देखें तो एक ड्रामाई सिचुएशन हम देख रहे हैं कि कल हुई है और ड्रामाई तब्दीली आई है। चूंकि इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली तोड़ने के लिए पंजाब असम्बली और KPK असम्बली तोड़ने का कहा था, जो कि तहलील हो चुकी है, लेकिन उसके बाद अब कल उन्होंने ये निशानदेही की कि मैं कौमी असम्बली वापस जा रहा हूँ। लेकिन वापस जाने की बात करने के फौरन बाद ही 35 अरकान असम्बली जो कि कौमी असम्बली से इस्तीफे दे चुके थे, उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया, इंक्लूडिंग शेख रशीद की अगर हम बात करें और शाह महमूद कुरैशी की बात करें, असद उमर की बात करें, बड़े बड़े सारे वो नाम जो कि जिनके अब इस्तीफे कबूल कर लिए गए हैं। जबकि इससे पहले अगर नून लीग की बात की जाए या हुकूमत की बात की जाए तो ख्वाजा आसिफ समेत बहुत सारे लोगों ने कहा कि प्लीज़ आप ऑन बोर्ड आए, पार्लियामेंट में आकर बैठकर बात करें। तो फौरी तौर पर इस्तीफे मंजूर करने का क्या जवाब बनता था। लेकिन ये पैंतरा, ये सियासी शतरंज जो मुसलसल खेली जा रही है, इसमें कौन कब कैसी किस वक्त किस तरह की चाल चलता है हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये सियासी इस्तेहकाम होगा तो ही मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हो सकेगा, ये बात तो क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई सियासी मुस्तहकम चीज़ें करने के लिए कोई काम और कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की जा रही। कोई स्ट्रैटेजी, कोई हिकमत अमली अभी तक हमें सियासतदानों की या मौजूदा हुकूमत की नज़र नहीं आ रही कि सियासी इस्तेहकाम किसी तरह से लाया जा सके। ऑल दो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। और इसके अलावा प्रोग्राम में शुरू में टॉप स्टोरीज़ के अलावा और डेली डोज के अलावा हमेशा हम आपसे बात करते हैं कि इंटरनेशनल सिनेरियोज़ में क्या क्या हो रहा है, और हिंदुस्तान की खबर जब भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं शदीद गुस्सा यकीनन आप लोगों को भी आता होगा, मुझे भी आता होगा, बिकॉज कोई अच्छी खबर वहाँ से आ नहीं सकती। और फिर जब मुसलमानों से मुंसलिक कोई खबर होती है तो गुस्सा ज़्यादा और डबल हो जाता है। आपको खबर देंगे, भारत में हिंदू लड़की से बात करने पर एक मुसलमान तालिब इल्म जो कि कंप्यूटर साइंस का तालिब इल्म था, कॉलेज में दोनों साथ ही पढ़ते होंगे, खातून ने उससे बात करने की वजह से उस तालिब इल्म को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया इंतहा पसंदों की जानिब से। अब वहाँ पर आप यूँ समझे कि तमाम हिंदू जो इंतहा पसंद है उन्हें सर्टिफिकेट मिल गया है इस चीज़ का कि वो कभी भी किसी भी मुसलमान तालिब इल्म को या किसी मुसलमान को किसी भी वजह से मार पीट कर सकते हैं, तशद्दुद का निशाना बना सकते हैं। और हम ये देखते हैं कि ऑन एंड ऑफ इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं, बिकॉज सोशल मीडिया है तो एक वीडियो ट्रैवल करके कहीं से कहीं भी पहुँच सकती है। ये वीडियो जब हमने देखी, यकीनन आपने भी देखी होगी, तो आप ये समझे कि वहाँ पर इंतहा पसंद हिंदू जो हैं उनके पास एक सर्टिफिकेट है तमाम मुसलमानों को टारगेट करने का, मारने का, पीटने का। और ये मामला जो है वो इतना आगे तक पहुंच गया है कि इसको रोकना जो है वो अब अपने आप को सो कोल्ड सेक्युलर स्टेट कहने वाले ऑर्डर ने इस्तीफ़ा दे दिया है। वो सालाना इजलास था पार्टी का, उस इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ को कैलकुलेट कर रही थी कि मेरे में ये एनर्जी या कैपेसिटी है कि मैं मज़ीद इसको कैरी ऑन कर सकती हूँ या नहीं। तो उन्होंने सालाना पार्टी के इजलास में ये अनाउंस किया है कि मैं अब
मुस्ताफ़ी हो रही हूँ। 17 फरवरी तक वो अपने फ़राइज़ जो है बखूबी अंजाम देंगी और ये दुनिया की सबसे कम उम्र तरीन वज़ीर आज़म भी हैं। 42 की एज में जो है वो ये वज़ीर आज़म बनी। और उसके बाद एक और ख़िताब इनके नाम आता है, वो ये कि अपनी इस वज़ारत उज़्मा के दौरान, मतलब इस टेन्योर के दौरान, जब वो इस कैपेसिटी में थी और इक़्तिदार में थी, इस दौरान एक बच्चे की पैदाइश भी हुई। और आपको पता है कि इनकी बहुत सारी ना सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ों को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, बहुत पसंद किया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उनके मुल्क समेत पाकिस्तान में भी और हर जगह भी उन्हें काफ़ी पसंद किया जाता था, अपनी कम उम्री में वज़ीर आज़म का ओहदा लेने की वजह से, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करने की वजह से, और जो उन्होंने डेवलपमेंट के वहाँ पर काम किए। लेकिन अब वो जो है वो कह रही है कि अगला इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का मेरा कोई प्लान नहीं है। तो अपना इस्तीफ़ा जो है उन्होंने सबमिट करा दिया है और ये टेन्योर जो है वो 17 फरवरी तक जारी रहेगा। उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा और अगले आम इंतखाबात में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। अब चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की तरफ। टॉप स्टोरी में पॉलिटिकल सिनेरियो में आपको पता है कि शुरू में बात करें, प्रोग्राम के दरमियान में बात करें या आखिर में बात करें, बात यही है कि सियासी इस्तेहकाम जो है वो हमारे मुल्क में इस वक्त नहीं है, जिसकी वजह से मुआशी बदहाली अपने अरूज पर पहुँच गई है। मिसाक़ जमहूरियत या सो कॉल्ड हमारे सियासतदान वो क्यों इस बात पर बात नहीं कर रहे कि सियासी सूरत हाल को बेहतर करने से ही हमारी माशी सूरत हाल बेहतर होगी, लेकिन ये मुसलसल चीज़ें ख़राब से ख़राब और ड्रामाई तब्दीलियाँ जो हैं वो सियासत में रूनुमा होती चली जा रही हैं। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं कौमी असम्बली से, तो अब जो इमरान खान चाल चलने जा रहे थे तरीके अदम इत्तेमाद की, उस पर अब नंबर गेम तो उनकी पूरी नहीं है। जबकि फ़ौरी तौर पर इस्तीफ़े मंजूर करने वाले राजा रियाज जो हैं वो बेसिकली इस हवाले से क्या कहते हैं, उन्होंने कहा था कि जब तक कोई एज ए इंडिविजुअल तमाम लोग, तमाम अरकान असम्बली मेरे पास नहीं आएंगे और मुझे रीज़न नहीं देंगे और मुझे नहीं कहेंगे कि मैं इस्तीफ़ा खुद अपनी वजह से दे रहा हूँ, वॉलंटरीली दे रहा हूँ या फिर मेरे पर कोई दबाव नहीं है, तब तक मैं इस्तीफ़े मंजूर नहीं करूँगा। तो अचानक से 35 इस्तीफ़े जो है मंजूर करने का क्या जवाब बनता है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। CEO फरियाल कामरान एक ऐसा शेल्टर होम आप इसे कह सकते हैं, ऐसे नोबल कॉज के लिए जो फरियाल है वो काम कर रही हैं। और वो क्या काम कर रही हैं, कैंसर जो बीमारी है, मूजी बीमारी बेसिकली, उससे बचने के लिए या उससे जो बच्चे 2-4 हैं उनके लिए क्या काम कर रही हैं और इस नोबल कॉज के लिए उन्हें आपकी कितनी मदद की ज़रूरत है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इनसे आपकी मुलाकात भी कराएंगे और उनका थाट प्रोसेस जो है वो उन बच्चों को लेके जो कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ में मुब्तला हैं वो उनके लिए क्या काम करना चाहती हैं वो आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। हम आज इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि ख़वातीन की मोटापे को लेके, उनके ओवरवेट होने को लेके, उनकी डाइट को लेके, वेट लूज़ करने को लेके तो हम बहुत बात करते हैं, लेकिन ये ओबेसिटी जो है वो आजकल ज़्यादातर कॉमन है बच्चों में। फ़ास्ट फूड का बेदरेग इस्तेमाल किस तरह से बच्चों को ओबीस कर रहा है और बचपन का मोटापा कितना ज़्यादा हार्मफुल है आपकी सेहत के लिए, वालिदैन के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आप इस चीज़ पर सोचें कि बच्चों को इतना ज़्यादा ओवरडोज, अगर हम प्रोसेस फूड की बात करें तो प्रोसेस फूड के अलावा फ़ास्ट फूड और ऐसी बहुत सारी ग़िज़ाएँ जो कि हम घर पर बनी हुई नहीं खाते, बाहर से खाते हैं, वो बच्चों को ओबीस कर रही हैं। तो ये एक बीमारी जिसे हम मोटापा कहते हैं, वो बाकी कौन कौन सी बीमारियों का मौजब बनती है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और बच्चों को ओबीस होने से कैसे बचाया जा सकता है, डॉक्टर की एक्सपर्ट राय लेंगे इस पे। और आखिरी खबर देंगे आपको, फूल से मुंसलिक है, सुबह सुबह का टाइम है तो बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई इवेंट हो, वो शादी हो, त्यौहार हो, वैलेंटाइंस डे हो, कोई खुशी का मौका हो, मोहब्बत का इजहार हो या व्हाट्सएवर, फूल देना हमेशा ही बड़ा पसंद किया जाता है। जिसे आप प्रेजेंट करते हैं वो 20 एक फूल से बाजुकत बड़ी खुशी हो जाती है और चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो ये जो फूल प्रेजेंट करने का एक त्यौहार है, और ये त्यौहार या मतलब किसी भी इवेंट को, छोटे इवेंट को बड़ा बनाने के लिए या स्पेशल बनाने के लिए हम नॉर्मली प्रेजेंट करते हैं फूल। अब जो ख़रीदार और दुकानदार दोनों इस हवाले से भी परेशान हैं कि एक फूल भी जो है वो इतना महंगा हो गया है। अगर आप, मैं पूरे बुके की बात नहीं कर रही, एक फूल की बात कर रही हूँ। ख़रीदार कहते हैं कि ख़रीदना मुश्किल हो गया है, जबकि दुकानदार कहते हैं कि हमारे लिए लेकर आना मुश्किल हो गया है, क्योंकि इस पर भी बहुत सारी पाबंदियाँ, बहुत सारी पॉलिसीज़ और महंगाई जो है वो इस पर भी डायरेक्ट जो है वो असरअंदाज हो रही है। तो हमारे लिए ये कारोबार करना भी मुश्किल हो गया है और महंगाई करने की वजह से ख़रीदार पहले की तरह रुजू या रुझान नहीं है उनका फूल ख़रीदने की तरफ। तो इनको भी थोड़ा सा एड्रेस करेंगे और इसको भी देखेंगे कि किस तरह से फूल की जो इंडस्ट्री है वो इतनी महंगी कैसे हो गई है और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट और आफ्टर इफेक्ट्स हैं। और अब चलते हैं अपने डेली डोज की तरफ। आज का डेली डोज जो है थोड़ा छोटा सा लेकिन इंटरेस्टिंग सा है, एज़ यूजुअल हमेशा की तरह। तो हमने आपको डेली डोज में पहली खबर देनी है एक
तोते की, मियाँ मिट्ठू की खबर हम आपको देंगे। हरमीत पाजी पता नहीं अभी हमारे साथ हैं या नहीं है, लेकिन इनको जैसी चीज़ें ठीक होती हैं हम उन्हें अपने प्रोग्राम में अपने साथ शामिल करते हैं। मियाँ मिट्ठू की खबर जो है वो ये है कि आपको पता है हमेशा अपनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी शरारतों की वजह से बहुत पसंद किया जाता है मियाँ मिट्ठू को, और फिर उन्हें बोलने की स्किल्स की वजह से बहुत पसंद किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो साहब है जिन्होंने ये रखा हुआ है तोता, पालतू तोता, उसको ट्रेंड इस तरह से किया हुआ है कि वो जो है वो रंगों की पहचान इतने प्यारे अंदाज में कर रहा है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, और जब वायरल हुई हम तक पहुंची तो हमने सोचा आपको दिखा देते हैं। अब इस तरह से ट्रेंड किया है इस तोते को कि कुछ बॉल्स पड़ी हुई हैं, ये वीडियो हम आपको भी दिखाते हैं, कुछ बॉल्स पड़ी हुई हैं और वो बॉल्स जिन कलर्स की हैं सामने उन कलर्स के डब्बे पड़े हुए हैं। तो ये तोता जाता है और उस कलर की बॉल उठाता है, उसको पता है कि अगर ये पिंक है तो मैंने पिंक बॉक्स में डालनी है, अगर ये रेड है तो मैंने रेड बॉक्स में डालनी है, इफ़ इट्स ग्रीन तो मैंने ग्रीन बॉक्स को टारगेट करना है। तो ये जो तोते ने कलर की पहचान इतने अच्छे अंदाज में की है। वैसे तो आपको पता है हमेशा हम अम्यूज़ होते हैं इनके बोलने से, मियाँ मिट्ठू के बोलने से हम बहुत अम्यूज़ होते हैं और उसके कॉपी करने से बहुत अम्यूज़ होते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा इसको कॉपी कैट कहते हैं और इस पर बड़ा खुश होते हैं। इसे घर में खासतौर पर तोते इसलिए रखे जाते हैं कि वो आपकी ज़रा मिमिक्री करते हैं या आपको कॉपी करते हैं। लेकिन अब ये तोता इस तरह से ट्रेंड किया गया है कि ये कलरों की पहचान बहुत अच्छे से कर रहा है, और इन कलर्स की पहचान करने पर ये वीडियो बनाने वाले जो जिसने ये पेट रखा हुआ है उन्होंने ये वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पर डाली, और ऑब्वियसली ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के मिलियन में व्यूज़ हो जाते हैं इन फ्यू सेकेंड्स, इन फ्यू मिनट्स। तो मिलियन व्यूज़ के साथ ये वीडियो थी जो कि हमने आपको दिखानी थी और जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी दिलचस्प और बड़ी प्यारी थी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर है एक ऐसी फ़्लाइट की जहाँ पर एक छोटा सा नन्हा सा पैसेंजर जो है वो ट्रैवल कर रहा है, लेकिन बच्चों की शरारतों की वजह से वो बहुत कम वक्त में आपका दिल मोह लेते हैं, और ये बच्चा भी उन्हीं में से एक है। बच्चे वैसे आजकल के बहुत एक्टिव होते हैं, ही इज़ वन ऑफ दोज। और उसने क्या किया, प्लेन के शुरू से वो शुरू हुआ और तमाम पैसेंजर से उसने मुसाफा किया, यानी हैंड शेक किया, और जो हैंड शेक नहीं कर रहा था उसे बाकायदा मुखातिब करके कि देखिए मैं आपको हैंड शेक करने के लिए आया हूँ, मुसाफा करने के लिए आया हूँ, हाथ फैलाने के लिए आया हूँ। तो जो लोग मसरूफ़ थे उनको भी हिला के और मुखातिब करके सबसे सलाम किया। आप सोचें कि फर्स्ट सीट से लेके लास्ट सीट तक, ये तो चलिए वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एक एक वहाँ पर पैसेंजर जो कि ट्रैवल कर रहा था उसके पास ये जनाब गए हैं, $100 स्माइल दी है और इस स्माइल के फ़ौरन बाद हाथ मिलाया है, और सारे इतना प्यार कर रहे हैं इस बच्चे को। लेकिन अब देखिए बच्चे की एक्टिविटी के, चले प्लेन में मैंने ट्रैवल करना है तो मैंने क्या ही करना है, चुप करके बैठना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, आजकल के बच्चे बहुत टॉकटिव भी हैं, खुद एडजस्ट करना होता है। सो अ मैन कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट, बट आपके पास वो करेज होना चाहिए कि इतनी सर्दी हो या इतनी गर्मी हो या हालात जैसे भी हो, अगर आपने काम करना है, इफ़ यू वांट टू फंक्शन योरसेल्फ यू कैन डू इट। तो यहाँ पे मौजूदा कहना यही है कि हम बेसिकली बड़ी आसानी से इस सर्दी में काम करते हैं। सो वी आर डन विद आवर डेली डोज फॉर टुडे। ब्रेक के बाद पॉलिटिकल सेगमेंट को डिस्कस करेंगे डिटेल में विद आवर सीनियर एनालिस्ट। एक क्विक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली मोस्ट अपडेटेड एक सिनेरियो जो पॉलिटिकल है, ड्रामाई सूरत हाल तो हमेशा आप देखते हैं कि कोई ना कोई चेंज आता रहता है, लेकिन अभी फ्रेश अपडेट ये है कि इलेक्शन कमीशन ने 20 दिसंबर को महफूज फैसला जो है वो सुना दिया है। 7 हल्कों का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है, कामयाबी का नोटिफिकेशन जो कि इमरान खान साहब ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए थे। ये एक फ्रेश अपडेट है। इसके अलावा जो सिनेरियो पॉलिटिकल हमने स्केच किया था उस पर हम बात कर लेते हैं। हामिद अल-मशरकी सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम कहते हैं आज के शो में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू, गुड टू सी यू सर। मुझे कहिएगा सर ये कि कौमी असम्बली को तोड़ने के लिए पंजाब असम्बली को तहलील किया, केपी की असम्बली को तहलील किया, और फिर ये इशारा दे दिया कि मैं कौमी असम्बली वापस जा रहा हूँ, और ये इशारे के फ़ौरन बाद एक इशारा नहीं बल्कि जो एक्शन लिया गया वो ये कि फौरी तौर पर 35 इस्तीफ़े कबूल कर लिए, मंजूर कर लिए, और इसके बाद उसमें शेख रशीद और असद उमर और महमूद रशीद, बड़े बड़े नाम सारे शामिल हैं। अब ये तो पैंतरा ही चेंज हो गया है और अजीब व गरीब सूरत हाल हो गई है, एक ड्रामाई चेंजेस जो है वो आते रहते हैं। और अभी फ्रेश अपडेट की है कि इलेक्शन कमीशन ने जो 20 दिसंबर को फैसला महफूज किया था वो भी सुना दिया है, जिसमें 7 हल्कों में कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो अपडेट आती रहती है, लेकिन सिचुएशन को आप किस तरह से, किस डायरेक्शन में जाता हुआ देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। सो एक्चुअली सिचुएशन जो है वो कोई अच्छी नहीं है। बात ये कि दोनों तरफ से अपना अपना जोर लगाया जा रहा है। एक तरफ से इमरान खान जोर लगा रहे हैं कि हर सूरत जल्द से जल्द नेशनल असम्बली भी तहलील हो और इलेक्शन कराए जाएं, जबकि दूसरी
पीडीएम जो है वो किसी न किसी अंदाज से ना सिर्फ इमरान खान का वो जो इकदाम जिससे उन्होंने केपी असेंबली और पंजाब असेंबली तहलील की, उसका असर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ वो टाइम बाय करने के लिए जो हथकंडे आजमाए जा रहे हैं वो सबके सामने है। जब इमरान खान साहब ने ये अंदिया दिया कि जी हम असेंबली में आएंगे और बहसीयत अपोजिशन लीडर वजीर आजम शहबाज शरीफ को उनसे मुशावरत करनी पड़ेगी निगरान वजीर आजम और निगरान काबीना के लिए, तो हमने देखा कि ये 35 इस्तीफे मंजूर किए गए और इसके साथ ही हो सकता है आइंदा किस्त में 30 से 35 इस्तीफे मजीद मंजूर कर लिए जाएं, ताकि वो जो अपोजिशन का जो नंबर है वो मौजूदा अपोजिशन जो नाम नहाद अपोजिशन बैठी हुई है राजा रियाज साहब की लीडरशिप में, उसका फिगर जो है वो ऊपर ही रहे और वो जो है फिर भी अपोजिशन लीडर रह सके। सिचुएशन में एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि हुकूमत एक तरफ तो ये चाह रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही है कि खुद हुकूमत के अंदर भी बहुत ज्यादा दबाव है कि इस तरह जो जिसको कहते हैं ना बैसाखियों के साथ चलाई हुई गवर्नमेंट फायदा नहीं देगी, बल्कि बेहतर है कि इलेक्शन का ऐलान कर लिया जाए, नवाज शरीफ साहब वापस आए, मरियम बीबी दोबारा जो है वो एक्टिव हो और वो जो जारहाना सियासत है जो मुस्लिम लीग नून पहले कर रही थी, अब उस तरह की सियासत करने की खबरें आ रही हैं। आपने देखा सफदर ने किस तरह के बयानात दिए और बाकी सारी चीजें, तो ऐसे लग रहा है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर उसी तरह एस्टेब्लिशमेंट को भी बीच में लाया जाएगा, एक बार फिर जो एक दूसरे पर इल्जामात और एक दूसरे पर जो है वो एक बिलो द बेल्ट सियासत की जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो है सोहा वो पाकिस्तान की पब्लिक का हो रहा है, अवाम का हो रहा है। महंगाई का कोई नहीं सोच रहा, बेरोजगारी का कोई नहीं सोच रहा, IMF से मुज़ाकरात नाकाम हो रहे हैं। अभी वर्ल्ड बैंक ने जो है वो कर्जों की रीशेड्यूलिंग में $1.25 अरब फिर अगले बजट तक के लिए मुअख्खर कर दिया है। खुद इकोनॉमिकल सिचुएशन इतनी खराब है। इस सारी सिचुएशन के अंदर हमने देखा कि बल्दियाती इंतखाबात होते हैं कराची में, वो कितने मुतनाज़ा हो जाते हैं। क्या इस तरह मुल्क चल सकेंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। और अच्छा सर, आप एक और बात कहिएगा, क्या मुल्क कैसे चल सकेगा? मिसाक जमहूरियत हो, सियासी इस्तेहकाम हो या मुआशी इस्तेहकाम हो, कोई सिचुएशन या इस बारे में तो कोई सोच नहीं रहा और बात भी नहीं कर रहा। अब ये सूरत हाल है कि बस ये एक ऐसी सियासी शतरंज है जिसको खेलने के लिए हर कोई भी पैंतरा जो है वो डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। सर ये कहिएगा कि सारी सिचुएशन में जो हमारे स्पीकर कौमी असम्बली है राजा परवेज अशरफ साहब, उन्होंने कहा था कि मैं किसी का इस्तीफा कबूल नहीं करूंगा, और ख्वाजा आसिफ ने बार बार कहा कि पार्लियामेंट में आए, वहां बैठकर बात करें, वो इस बात पर एम्फसाइज करते रहे। और राजा परवेज अशरफ ने बारहा बहुत सारे स्टेटमेंट्स में ये कहा है कि कोई एज अ इंडिविजुअल आप सब मेरे पास आएंगे तो ही मैं इस्तीफा कबूल करूंगा। तो अचानक से जब ये निशानदेही की गई या इशारा दिया गया इमरान खान की तरफ से कि हम कौमी असम्बली जाकर बात करेंगे, तो फौरी तौर पर इस्तीफा कबूल कर लिए। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बिल्कुल यही वो बात है जो समझ आ रही है कि इनकी ये कोशिश है कि अब ये डर गए हैं कि अगर इमरान खान असेंबली में आए तो चाहे असेंबली या 1 महीने बाद तहलील हो या 2 महीने बाद, फिर बहसीयत अपोजिशन लीडर इनको PTI के मरहूने मिन्नत हो जाएंगे। रखने में अगर निगरान वजीर आजम पर नाम मुत्तफिक नहीं हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि पाकिस्तान में इलेक्शन के दौरान निगरान वजीर आजम कौन होगा। मेरा ख्याल इमरान खान साहब थोड़ी सी यहाँ पर मिसकैलकुलेशन करके, अगर वो चाहते तो पहले उनको चाहिए था फिर असेंबली में आ जाते और फिर ये पंजाब असेंबली तहलील करते, तो फिर हुकूमत मजीद बेबस हो जाती। और इस तरह से ये हुआ कि हुकूमत को एक बाइंग टाइम मिल गया कि असेंबलियां भी तहलील हो गई हैं और दूसरी जानिब उन्होंने किया कि जी इनको 35 जो मेंबर हैं उनको डीनोटिफाई कर दिया गया। लेकिन खुद परवेज अशरफ साहब या ख्वाजा आसिफ अपने कहे हुए अल्फाज पर ही फिर जाते हैं। बदकिस्मती है हमारी सियासत की, इखलाकियात और अल्फाज का जो जिसको आप कहते हैं अल्फाज पर कायम रहना, इनको अब कोई अहमियत नहीं रखता। ये सिर्फ मुफादात देखते हैं, वक्ती सिचुएशन देखते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का आइन कहता है या कानून कहता है उसको देखना सबसे पहले चाहिए। सर, जो फ्रेश अपडेट है फौरी तौर पर 7 हल्कों का जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था ज़िमनी, और उसके बाद अब इसका रिजल्ट आया है जो कि 20 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने महफूज कर लिया था, लेकिन डिक्लेयर उसको आज किया है, कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इससे आप क्या देखते हैं कि थोड़ी सिचुएशन इससे भी चेंज होगी या इसका भी कोई शिकवा तो है, जवाबी शिकवा भी कोई आएगा? इसका सिर्फ एक इम्पैक्ट है कि वो ये चाहते हैं कि कौमी असम्बली में जो ज़िमनी इलेक्शन का फिगर है वो नीचे रहे। अब 7 हल्कों का नोटिफिकेशन जारी करने का मतलब ये कि अब इमरान खान साहब आईनी तौर पर इनमें से कोई एक सीट रखेंगे, बाकी 6 पर इस्तीफा देंगे और फिर उस पर इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन के लिए चले जाएंगे।
सो इसके हवाले से वो जो इलेक्शन कमीशन का एक प्रोसेस है उसमें इलेक्शन कमीशन हुकूमत को सपोर्ट करता नजर आ रहा है कि हुकूमत के पास इमरान खान साहब ने तो असम्बली में अकेले जाना नहीं, लेकिन कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर 7 मजीद अरकान का या असम्बलियों का इलेक्शन अभी नहीं करवाना पड़ेगा। सो ये फिगर की और डिजिट्स की गेम थी। दूसरी बात ये है कि इससे इमरान खान को एक, मैं समझता हूँ ये एक मैसेज मिला है या तकवीत मिली है कि वो अगर वो जो ऐलान किया गया कि अगर 35 हल्कों में हुआ तो शायद 35 के 35 हल्कों में इमरान खान खड़े हो जाए, तो आईनी और कानूनी तौर पर अब उन पर कोई कदगन नहीं रही। अगर वो चाहे तो सब हल्कों पर खड़े हो जाए, लेकिन बात यह है कि इससे हुकूमत अगर तो टाइम बाय करना चाह रही है तो टाइम बाय करती रहेगी, तो सिचुएशन जो है मजीद डेड लॉक की तरफ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि असम्बली में अकेले रहकर सारे फैसले करें तो मुल्क ऐसे बहुत मुश्किल होगा। लेकिन सर आप ये बताइएगा कि क्या हमें ये सूट करते हैं या ये हम अफोर्ड कर सकते हैं कि क्या सिर्फ 4 माह के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया जाए? आप देखिए वक्त का ज़िया, पैसे का ज़िया, और 35 हल्कों में अगर इलेक्शन लड़ भी लेते हैं और जीत भी जाते हैं, सो ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। यही बिल्कुल सुहा आपने ठीक कहा, यही तो सबसे ज्यादा जुल्म है कि मुल्क के वसाइल और मुल्क की दौलत के साथ खेला जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को देखना पड़ेगा कि क्या 3 माह के बाद असम्बली जो इलेक्शन कराते हैं और उसके 15 दिन बाद असम्बली डिसॉल्व हो जाती है, तो इसकी तो कोई सेंस ही नहीं। दूसरी जानिब मतलब ये तो इलेक्शन कमीशन खुद अगर इस तरह से कोई फ्रंट फुट पे आके फैसला नहीं लेगा या दिखाएगा नहीं कि कानूनी तौर पर क्या रास्ता बेहतर है, हुकूमत को एक ब्रीदिंग स्पेस मिलती रहेगी। एक और अहम खबर बताता चलूं कि ये जो खबरें चल रही हैं कि मुफ्ता इस्माइल, शाहिद खान अब्बासी और खोखर और ये मुस्तफ़ा नवाज खोखर और बहुत सारे जो मुख्तलिफ जमातों से नाखुश लीडरान है वो मिलकर कोई एक नई पार्टी बनाने की बातें हो रही हैं और एक नया जमात बनाने की बातें हो रही हैं। ये सारी बातें अगर गौर से देखी जाए तो इस बात की निशानदेही करती हैं कि मुल्क के अंदर सियासी तौर पर इंतहाई अदम इस्तेहकाम है। कहीं पर भी कि हर जमात के अंदर जो जमहूरी लोग हैं उनके लिए ये एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। और सर एक परेशान कुन सूरत हाल तो नहीं कह सकते, हैरान कुन कह सकते हैं कि ये जो चुप सादे बैठे हैं, नायब सदर नून लीग मरीम नवाज यहाँ पे नहीं है, हमजा शहबाज तब के गायब है। जब से ये एक्टिविटी पॉलिटिकल शुरू हुई, जब वज़ीर आला की बातचीत करना शुरू हुई तो वो कहते हैं हाँ इसके लिए मैं वापस आ जाऊँगा। नवाज शरीफ ने फ़ोन किया राना सनाउल्लाह को, कहा कि आपको कच्चा काम नहीं करना चाहिए था, आप कैंपेन नहीं कर रहे, आप उस पर काम नहीं कर रहे। और शहबाज शरीफ भी यहाँ नहीं थे, फौरी तौर पर आए तो आला क़यादत का इजलास उन्होंने बुला लिया। तो ये सिचुएशन आप किस तरह से देखते हैं कि वो आके जब उस चीज़ को ड्राइव ही नहीं कर रहे नून लीग वाले, तो उस पर कैसे काम किया जा सकता है, प्रोसीडिंग कैसे हो सकती है? देखिए बात ये कि खुद मुस्लिम लीग के अंदर बहुत सारे आप समझ लें कि धड़े बन चुके हैं। ये माने या ना माने सब जानते हैं कि एक धड़ा है जो शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज को सपोर्ट करता है, एक ग्रुप है जो मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करता है, एक ग्रुप है जो ये चाहता है कि जी जो मरूसियत है उसको कम किया जाए और ये नहीं कि अगर शहबाज शरीफ वजीर आजम है तो हमजा शहबाज ही वजीर आला बने। तो इस हवाले से खुद पार्टी के अंदर बहुत सारे मामलात हैं। लेकिन एक बात आपको बताता चलूं कि आइंदा आने वाले दिनों में नवाज शरीफ साहब की कोशिश है कि इलेक्शन से पहले मरियम नवाज की ग्रिप जो है वो सबसे ज्यादा मजबूत की जाए। इसी किया गया और आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में इलेक्शन के दौरान हमजा शहबाज को बैकफुट पे रखा जाएगा और सिर्फ मरियम नवाज आगे होंगी, बल्कि हो सकता है शहबाज शरीफ साहब भी उतना फ्रंट फुट पे ना आए जितना खुद मरियम नवाज को आगे लाया जाएगा। और इसकी वजह यह है कि क्योंकि ये समझा जाता है कि नवाज शरीफ की मकबूलियत को कैश करने का हक सिर्फ और सिर्फ मरूसियत की बिना पर मरियम नवाज साहिबा को है। तो इस हवाले आप आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सारी मजीद तब्दीलियां देखेंगे विद इन मुस्लिम लीग नून। एंड सेकंड थिंग इज पीडीएम में पीपल्स पार्टी अपनी एक खामोश सियासत के साथ सिंध में अपने आप को मजबूत कर रही है, जनूबी पंजाब में मजीद सीटें लेने की कोशिश कर रही है और उसका टारगेट ये है कि फेडरल में गवर्नमेंट बनाने के लिए सिंध, जनूबी पंजाब और केपीके में से कुछ सीटें उठाकर तो अपने आप को फिर एक बार मेजॉरिटी पार्टी बनाने। सर आपने सिंध की बात की, तो सिंध के जो इलेक्शन रिसेंट हुए हैं हैदराबाद और कराची के इलेक्शंस, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जमात इस्लामी ने बड़ा अच्छा कम्पीट किया, उनकी कैंपेन बहुत अच्छी थी और इस वक्त उन्होंने जो सीट्स ली हैं वो मतलब हम सरप्राइज हुए इस चीज़ से। अब ये बताइएगा कि वज़ीर आला सिंध ने यकीन दहानी कराई है जमात इस्लामी को कि भी हम पूरा आपका साथ देंगे, उनको एतमाद में लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेयर कराची जो है उसके लिए आप किस तरह से देखते हैं, क्या किसका लाइन किसके साथ और किस तरह से होगा? यकीन कर लेंगे जमात इस्लामी वाले? से एक दिन पहले कराची में ही था और मैंने देखा कि वाकई बड़ा जोर है इसमें, पीटीआई के साथ साथ भी जमात का बहुत था।
और जमात इस्लामी जो है उसने वाकई सरप्राइज दिया है। जमात इस्लामी हमेशा से कराची में बहुत पॉपुलर रही है, बड़ी मकबूल रही है। तो इस हवाले से अब देखना पड़ेगा कि क्या पीटीआई और जमात इस्लामी मिलकर मेयरशिप ले सकेंगे या पीपल्स पार्टी जो है वो मजीद कुछ और सीटें पैदा करके या कुछ और मामलात को इधर उधर करके तो कोशिश करेगी कि मेयरशिप किसी भी तरह कराची की अपने पास ले आए। सबसे बड़ा अहम सवाल ये है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी नहीं करती और पीटीआई और जमात इस्लामी मिल जाते हैं तो सोहा पीपल्स पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा। बल्कि पीपल्स पार्टी अगर मेयरशिप बना भी लेगी तो इसको बहुत ज्यादा मज़ाहमत का सामना होगा। और इस हवाले से मेरा ख्याल ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में नजर आ रहा है कि पीटीआई और जमात इस्लामी मिल जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हर सूरत में चाहे जमात इस्लामी के मेयर हों पीटीआई के इत्तेहाद के साथ हो, ना कि पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद के साथ। सर, ये तो आपने बहुत सुना होगा कि मीडिया कवरेज समेत तमाम हलकों में ये बातचीत बहुत ज्यादा की जाती है कि एक तरफ पूरे पीडीएम यानी 13 जमात है और एक तरफ इमरान खान साहब वो कोई ब्लेम बात भी करते हैं, कोई ऐसी स्टेटमेंट भी देते हैं जिसको नहीं दिखाना चाहिए, उसको भी फुल कवरेज मिलती है। इस पर नून लीग का काफी गिला आता है, भाई आप अगर मंजर पर नहीं है, आप काम नहीं कर रहे या फिर आप अपनी कैंपेन उस तरह से नहीं कर रहे तो आपको कैसे कवर किया जाएगा। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि वो फोकस तो होते हैं, सेंटर पॉइंट तो वो होते हैं हर मामले में। अब उनकी अगली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए या आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या होगी जिस पर पीडीएम फिर से एक्टिव हो जाएगी? देखें, बात यह है कि इमरान खान साहब की तो अगली स्ट्रेटेजी यही होगी कि अगर ये 35 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान करते हैं तो इमरान खान साहब ने कह देना जी कि 35 के 35 हलकों में इमरान खान ही लड़ेंगे। फिर एक बार पीटीआई को जो है वो एक पूरी एक नई जहत मिलने की कोशिश होगी कि जी वोट तो सिर्फ इमरान खान के नाम पे डल रहा है पूरे मुल्क में। तो इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पीटीआई का जो स्टांस है, जो एग्रेसिव स्टांस है, वो बहरहाल हुकूमत को मुसलसल दबाव में ला रहा है। लेकिन साथ साथ पीडीएम के अंदर भी आइंदा आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान केपीके के हवाले से थोड़ी मुख्तलिफ पॉलिसी बनाए और कोशिश करें कि यहाँ इलेक्शन हो तो जेईवाई को सीटें मिल जाएं। इसी तरह सिंध में पीपल्स पार्टी अपने आप को सिक्योर करना चाहेगी। इस सारी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून पीडीएम के अंदर होते हुए, इक़्तिदार में होते हुए भी काफी मुश्किलात का मुकाबला करती नजर आ रही है। उसको एक तरफ से पीडीएम के अंदर से भी कमजोर होने का खदशा है और दूसरी जानिब पीटीआई की जो सियासत है, तहरीक इंसाफ की जो सियासत है, उसको सबसे ज्यादा जिसको नुकसान पहुंचाया है वो मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यानी नवाज शरीफ का बयानिया हो या शहबाज शरीफ की मकबूलियत हो या ये सब कुछ हो, पीटीआई के जितनी भी सियासत है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो मुस्लिम लीग नून को हो रहा है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर रिव्यूज़। और आपने बिल्कुल ठीक बात की, जितनी बातें और जितने सवाल हमने किए वो सवाल यकीनन आप सबके दिमाग में भी है और आप भी यही पूछना चाहते हैं, लेकिन इसका जवाब जो है वो वक्त के साथ और वक्त ही देगा, क्योंकि ये सियासतदान तो इसका जवाब देने से कासिर हैं। प्रोग्राम में हमने एक ज़बरदस्त सा पैकेज जो है वो आपको दिखाना है, जिसका आगाज़ से मैंने जिक्र किया था कि फूल जो हो वो कोई भी त्यौहार हो उसको 4 चांद लगा देता है और आजकल बहुत ज़रूरी है, वो शादी हो, त्यौहार हो, एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, किसी को मनाना हो, किसी रूठे को आपने कायल करना हो या कोई भी इवेंट हो। लेकिन अब ये इंडस्ट्री जो है, जैसे तमाम इंडस्ट्रीज़ मुतासिर हो रही हैं वैसे फूलों की इंडस्ट्री भी मुतासिर हो रही है। ख़रीदार और जो दुकानदार है वो दोनों ही इस चीज़ का गिला कर रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। व्हाट टू डू, एक ज़बरदस्त सी रिपोर्ट है, आप देखकर वापस आएँ फिर कंटिन्यू करते हैं। फूल जहां कुदरत के रंगों की बेहतरीन अक्कासी करते हैं, वहीं फूलों की रंगारंगी, जाज़बियत और रंगों की मिराज समझे जाते हैं। वो दुल्हन की कलाई का गजरा हो या दूल्हे के गले में खुशियों की माला, फूलों के बगैर हर खुशी अधूरी महसूस होती है। फूलों की भी एक जुबान है, जैसे सुर्ख गुलाब पुरजोश मोहब्बत, सफ़ेद फूल पाकीज़ा मोहब्बत, जबकि नरगिसी फूल इंतज़ार की अलामत समझे जाते हैं। लेकिन बढ़ती महंगाई से जहां ग्राहक परेशान हैं तो वहीं महंगाई के बायस दुकानदारों ने भी सर पकड़ लिए हैं। गुलाब की कीमत इंतहाई ज़्यादा वा ते कस्टमर बहुत ही घट गए हैं गुलाब खरीदनों तो, क्योंकि गुलाब अगर सस्ता होएगा तो कस्टमर इजी खरीद सकता है। गुलाब महंगा ना कस्टमर खरीद सकता ना दुकानदार। मैंने गजरे का रेट पता किया तो गजरा पहले 50 रुपए में 40 रुपए में मिलता था, तो अभी उसका रेट 100 रुपए 80 रुपए बता रहे हैं, जबकि फूलों का रेट भी बहुत ज़्यादा है। महंगाई ने उन लोगों की भी खुशियों का गला घोंट दिया है जो सोने चांदी के जेवरात की इस्तात ना रखने के बायस फूल कलियों के जेवरात से अपनी खुशियों को दुबाला कर लेते थे। लेकिन महंगाई की ऊंची उड़ान ने गरीब और मतवसत तबके की कुव्वत सलब कर
ओके जी, पैकेज तो बड़ा ज़बरदस्त था आपने देखा। तो आज कोई अगर आपसे रूठा हुआ है या कोई आपको ज़रूरत है इस फूल की तो जाएं, ख़रीदें और मनाएं और इन्जॉय करें। हैव अ गुड डे। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो और टाइम इज़ रनिंग लाइक अ बुलेट। इतनी तेज़ी से वक्त गुजर रहा है, आप बीमारी में हो, आप गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हो, आप किसी मुश्किल में हो, वक्त गुजर रहा है और गुजरता चला जा रहा है बिकॉज चलती का नाम ज़िंदगी। लेकिन इस ज़िंदगी में बहुत सारी ख्वाहिशात लिए भी आप आखिर तक जीते रहते हैं। और कुछ बच्चे ख़ास तौर पर ऐसे हैं जो गुर्बत की वजह से और ज़्यादा वसाइल ना होने की वजह से मुस्कुराहट से महरूम रहते हैं। लेकिन एक ऐसा इदारा, एक ऐसा इनिशिएटिव जो कि फ़रियाल की जानिब से लिया गया है, जो उन तमाम बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट लेके आती है जो ऑर्फनेज में रहते हों या अपने माँ बाप के साथ भी रहते हो लेकिन वसाइल उनके पास ना हो या किसी मूजी मरज़ का शिकार हो। बाज़ ऐसे छोटी छोटी विशेस पूरी करना जो कि बच्चों के लिए बहुत बड़ी विशेस होती हैं, हमारे लिए बहुत छोटी होती हैं और हम आसानी से उसको पूरा कर सकते हैं। कि सारे नोबल कॉज के लिए जो है वो फ़रियाल काम कर रही हैं और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका नाम है फ़रियाल कामरान इनिशिएटिव। तो CEO फ़रियाल कामरान इनिशिएटिव फ़रियाल हमारे साथ मौजूद है कराची से। आपको आज के शो में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप फ़रियाल? बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे और विद द $100 स्माइल, क्योंकि यही स्माइल आप स्प्रेड करना चाहती हैं और बच्चों के चेहरों पे भी लेके आना चाहती हैं। इस इनिशिएटिव को शुरू कैसे किया, इनिशिएट कैसे किया और ये ऑर्गेनाइजेशन जो आप इदारा चला रही हैं इसमें क्या क्या काम करती हैं और कैसे कैसे करती हैं, हमें थोड़ा सा ब्रीफ करें। अच्छा, शुरू तो ये 3 साल पहले हुआ था और ये एक बच्चा था जो एक स्कूल था जहाँ पे ये स्ट्रीट के बच्चे पढ़ने के लिए आते थे और मैं उन सबको देख रही थी पढ़ते वक्त ना, तो वहाँ पे सिस्टर जूली हैं जो चलाती थी ये इदारा। उन्होंने कहा बच्चे रेगुलरली आते नहीं है, तालीम बहुत अच्छी दी जा रही है, सो व्हाट कैन वी डू कि ये बच्चे जो हैं रेगुलरली स्कूल अटेंड कर सकें। तो मैंने एक बच्चे को वहाँ पे पकड़ा, हिज नेम वाज रायन, और मैंने कहा क्यों नहीं आते तुम स्कूल, इतना अच्छा काम हो रहा है, यहाँ पे तालीम दी जा रही है। तो उसने मुझे बड़ी मासूमियत से कहा कि जब मैं 2 घंटे यहाँ पे पढ़ता हूँ तो रोटी लेके नहीं जाता हूँ मैं घर, लेकिन जब मैं भीख मांगता हूँ तो मुझे रोटी मिलती है। तो इंस्टेंटली से मेरे मुंह से निकला कि मैं रोटी लेकर आऊंगी, पढ़ने तुम्हें आना है कल। एंड ही वाज जस्ट लुकिंग एट मी सो सरप्राइज्ड कि व्हाट इज शी सेइंग। मैंने कहा कल स्कूल आना, रोटी भी मिलेगी यहाँ पे। तो दैट्स हाउ दिस स्टार्टेड। हमने लंच इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि जो बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए उनको हम एक मील जरूर प्रोवाइड करें, बिकॉज वी डोंट नो कि जो बच्चा स्ट्रीट स्कूल का बच्चा जो पढ़ने के लिए आ रहा है क्या उसका पेट भरा हुआ है, इज ही एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज और नॉट। बहुत सारे मसाइल होते हैं इन बच्चों के साथ ना जो हम नहीं सोच सकते। फिर इसके बाद जब मैंने ये लंच इनिशिएटिव स्टार्ट किया, बहुत से लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, रिस्पॉन्ड किया इन सब चीज़ों से। फिर उसके बाद हम ऑर्फनेज के बच्चों से मिलने के लिए गए, वी अप्रोच्ड एन ऑर्फन एज वेल। तो वहाँ के बच्चे थोड़े से डिफरेंट थे, वहाँ के बच्चे थोड़े से खामोश तबीयत थे, डरे सहमे से थे, इतना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था जैसे स्ट्रीट स्कूल के बच्चों का होता है। फिर मैंने देखा कि ये डिफरेंट बच्चे, इनके पास घर नहीं है, ठीक है, तो इनके साथ कनेक्शन बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है हमारा। तो मैं दिन गई तो वो चुप थे, खामोश थे, दूसरे दिन गई, तीसरे दिन गई, फिर मैंने फाइंड आउट किया कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन बच्चों को खुश कर सकती है। और फिर हमने उनके लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने शुरू करे, पार्टीज ऑर्गेनाइज करनी शुरू करी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ एक कनेक्शन बिल्ड करना शुरू कर दिया उन्होंने, वो मुस्कुराने लगे दोबारा से। So that's how I फ़रियाल, ये started. बहुत अच्छा काम है जो आप कर रही हैं। आई डोंट वांट टू इंटरप्ट यू एट ऑल, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप थोड़ा इस हवाले से भी ब्रीफ करें कि बाज़ वक़्त इस तरह का इनिशिएटिव लेने के लिए एक लम्हा काफ़ी होता है, जिसको आपने डिस्क्राइब किया कि वो एक मूवमेंट था जिसमें मैंने ये इनिशिएटिव लिया और मैंने इसको स्टार्ट किया। लेकिन अब जो बच्चे हैं, बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है, उन बच्चों की नीडी हैं जो कि काम करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वसाइल ना होने की वजह से वो नहीं कर पाते। दे अप्रोच्ड बाय देमसेल्फ, या आप भी ऐसे लोगों को ढूंढती हैं, अप्रोच करती हैं, और किस तरह से ये इदारा चला रही हैं और कितनी बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। मैं खुद अप्रोच करती हूँ, मैं खुद अपनी रिसर्च करती हूँ। गलियों में मैंने स्ट्रीट ड्राइव, कपकेक ड्राइव्स करी हैं, उससे मुझे काफ़ी लोगों से कनेक्शन मिला है। रमज़ान में हमने शफ़क़त भरा दस्तरखान किया था और हमने बच्चों के लिए अफ्तार लगाई थी फ्री ऑफ कॉस्ट, और जितने भी मोहल्ले के बच्चे थे उनको बिठा के गली के अंदर, ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये वहीं की, ये वन ऑफ माय मोस्ट सक्सेसफुल वर्क था। फिर हमने खुद रिसर्च के थ्रू
एंड ऑल्सो व्हेन पीपल सी माई वर्क ऑन सोशल मीडिया दे डू कनेक्ट टू मी एंड बहुत सारे इदारे खुद आते हैं, क्या आप हमारा इदारा विजिट करना शुरू करेंगी, क्या आप हमारे इदारे में आना चाहेंगी, हमारे बच्चों से मिलना चाहेंगी। तो इसी तरह काम आगे चलता रहा। अच्छा फरियाल, देखिए वी आर लाइक, हम देख रहे हैं कि किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। और अगर हम छोटे से कपकेक की बात करते हैं, जो वीडियो हमने भी दिखाई, दे आर हैविंग पेस्ट्रीज ना, तो हमारे लिए तो चले वो एक आम सी बात है, हमने कहीं खरीदा और खा लिया, और लेकिन बच्चों के लिए दे आर हैविंग पेस्ट्रीज समथिंग लाइक, जो लगता है उन्हें कि यार इट्स अ ड्रीम कम्स ट्रू वाली ना फील। तो ये आप बच्चों की जो छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं उसको पूरा करना भी आपका टारगेट है, इसे किस तरह से कैटर करती हैं? ये भी टारगेट है। जब हम बच्चों से मिलते हैं तो हम बात करते हैं उनसे। कपकेक एक ऐसी चीज है जो मैंने पहली अपनी किरण गली में ड्राइव करी थी, तो उस बच्चे ने उस कपकेक को घंटों देखा था। मैं तो ऐसी कपकेक चली गई, उसके ऊपर वो क्रीम लगी हुई थी, पहले उसने एक उंगली से उसको चाटा, फिर दूसरी उंगली से उसने चाटा, फिर मैं उसको देखती ही रही। हाँ, और उसने कहा कि जब अपनी अम्मी अब्बू को सबको दिखाऊंगा और फिर कहूंगा, जैसे इस क्लिप के अंदर भी द एक्साइटमेंट दे हैव ना ऑफ अ कपकेक। तो मुझे लगा कि कपकेक इज समथिंग वेरी यूनिक फॉर देम, ठीक है। और इंस्टेंटली बच्चा उसको देख के इतना खुश हो रहा है, उन रंगों को देख के बहुत खुश हो रहा है, तो व्हाई नॉट वी स्टार्ट कपकेक ड्राइव वेयरएवर वी गो। तो अब मैं जहां पे भी जाती हूँ, जिस भी इदारे में जाती हूँ, मेरा पहला एम यही होता है कि हम कपकेक्स लेके जाएं। फिर एक टॉय है मेरा बहुत मशहूर, वो होता है ये लाइट वाला चश्मा, मैंने अपने साथ रखा है। तो इसमें से लाइट निकलती है, तो जब मैं गली में पहन के ये जाती हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली उस गली के बच्चे मेरे पास आ जाते हैं, या किसी इदारे के बच्चे में जाती हूँ, तो वो कनेक्शन हमारे साथ बिल्ड करते हैं, हमें बहुत प्यार से हमारा इस्तकबाल करते हैं। एंड देन आई गेट टू नो, देन आई टॉक टू देम, और फिर मुझे पता चलता है कि किन मसाइल से वो बच्चे गुजर रहे हैं, क्या वो चाहते हैं। तो अच्छा फरियाल, एक बात ये भी है कि अगले बंदे को इस बात के लिए, बच्चों को इस बात के लिए कन्विंस करना कि दे आर जस्ट गोइंग टू शेयर कि उनको क्या क्या मसला है, क्योंकि बाज़ वो उस मसले को मसला नहीं समझते, दे आर कंसिडरिंग देम ऑल दोस इश्यूज कि उनकी लाइफ ऐसी है, वो उस लाइफ को उस तरह से ड्राइव कर रहे हैं और उस तरह से करते चले जाएंगे। उनको ये रियलाइज़ कराना कि इसके परे भी एक दुनिया है, उस तरह से भी किया जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है, साथ रोटी भी मिल सकती है। लेकिन आप जब ये ड्राइव करती हैं तो वी जस्ट कैन सी कि एक पूरी टीम है, तो जो आपके साथ लोग कनेक्ट हैं, दे आर जस्ट कॉन्टेक्ट यू बाय देमसेल्फ, कि वो खुद आप तक पहुंचते हैं कि हमने भी इस ड्राइव का हिस्सा बनना है, या आपने एक टीम बिल्ड की हुई है, इसे किस तरह से करती हैं? मैंने जब ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था तो मेरे पास 3 लड़कियां थी जो मेरी आज तक मेरे साथ हैं। वो आज तक मेरे साथ मेरे हर काम में मौजूद होती हैं। 3 साल हो गए उनको मेरे साथ। आहिस्ता आहिस्ता हमारी टीम बढ़ती गई। वी गेट अ लॉट ऑफ वॉलंटियर्स अराउंड द सिटी, और सब आते हैं, सपोर्ट करते हैं। अब हमने एक वॉलंटियर प्रोग्राम या एक वॉलंटियर ग्रुप बना लिया है, जहाँ पे मैं अपनी हर ड्राइव को पोस्ट करती हूँ, तो डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे, यूनिवर्सिटी के बच्चे कहते हैं, फरियाल आपी हमने आपके साथ वॉलंटियर करना है, आपके इनिशिएटिव में आना है। सो दैट्स हाउ वी गॉट कनेक्टेड टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन जो मेरी इनिशियल टीम है वो तो 3 साल से वही चल रही है। अच्छा, इनिशियल टीम आपके साथ है, लेकिन आपको पता है जब आप इस तरह का कारवां चलाती हैं तो कारवां बनता चला जाता है और लोग उसमें शामिल होते चले जाते हैं। शुरू आप 2 से 3 लोगों से करते हैं। अच्छा, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पाकिस्तान में मुखय्यर हज़रात की तादाद बहुत बड़ी है। दे आर विलिंग टू कोऑपरेट, दे आर विलिंग टू डोनेट, दे आर विलिंग टू पार्टिसिपेट। उन्हें क्या चाहिए होता है? उन्हें बस ये चाहिए होता है कि आपने उनको मेक श्योर करना है कि आप जो पैसे वो दे रहे हैं, जो इमदाद वो कर रहे हैं, वो लोगों तक पहुंच रही है, जो नीडी हैं, जो डिजर्विंग है। क्रेडिबिलिटी इदारों की लोग ज़्यादा चेक करते हैं, तो लोग आपसे खुद भी कांटेक्ट करते हैं इस हवाले से, क्या मतलब वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं टू हेल्प ऑल ऑफ देम, इस तरह के बच्चों की? Yes, everybody supports me. Alhamdulillah, I've got a beautiful response from everyone. और मैं तो अपने डोनर्स को बोलती भी हूँ कि आप खुद मेरे साथ चलें, आप खुद बांटें, आप खुद देखें। एंड व्हेन दे कम दे आर लाइक कि यार ये मोमेंट हम भूल नहीं सकते, एंड देन दे स्टार्ट सपोर्टिंग। मेरा सबसे पहला यही होता है कि जो कोशिश यही होती है कि जो भी इस चीज के लिए पैसे दे रहा है वो खुद आए। इस दस्तरखान के अंदर भी बहुत सारे जो वॉलंटियर्स हैं, बहुत सारे डोनर्स हैं, मेरे साथ शामिल हुए हैं हर इफ्तार के अंदर ना। तो इट्स वेरी स्वीट, फिर उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ यहाँ काम सही हो रहा है, यहाँ पर हम इस लड़की को सपोर्ट करें या इस इनिशिएटिव में डालें जो बच्चों की खुशी के लिए काम कर रही है। अच्छा फरियाल, ये बताएं कि इस सारे सिनेरियो में जो बच्चे होते हैं, मतलब कोई ऐसा इदारा आप चला रही है जहाँ पर आप स्कूल्स में जाती हैं, आप ऐसे इदारों में जाती हैं, बच्चों से मिलती हैं, उनको गिफ्ट देती हैं या उनसे बातचीत करती हैं, खुद भी आपका कोई इस हवाले से प्लान है कि एक ऐसा इदारा बनाया जाए जहाँ पर इन बच्चों को सहारा मिल सके, पनाह मिल सके? बिकॉज ऑर्फनेज आप जाती हैं, इस हवाले से क्या सोचती हैं आप?
ऑफ कोर्स आई वांट टू हैव माय ओन। अभी मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, नॉलेज हासिल कर रही हूँ डिफरेंट इदारों से, उनके साथ काम कर रही हूँ, वॉलंटियर कर रही हूँ उनके साथ, बहुत सारी चीज़ें बच्चों के बारे में सीख भी रही हूँ उनके साथ इंटरेक्शन में। सो आई डेफिनेटली वांट माय ओन मिलियन स्माइल होम, जहाँ पे हमारे जो यतीम बच्चे हैं, जो कम्प्लीटली यतीम हैं, उनको वो सेफ महसूस फील हो, प्रोटेक्टेड फील करें, केयर्ड फील करें। ये सारी चीज़ें, ऐसा घर होना चाहिए मेरा, मेरा अपना, जहाँ पे ये बच्चे इंशाल्लाह हैं। इंशाल्लाह अगर आपने ये सोच लिया तो अल्लाह पाक जो है वो ज़रूर आपके लिए इस चीज़ को पॉसिबल करेंगे और आप इंशाल्लाह इस काम को ज़रूर कर सकेंगी। अभी जो आप स्कूल्स में जाती हैं और ज़्यादातर मतलब टारगेटेड, क्योंकि सिंध की अगर हम बात करें तो प्राइवेट स्कूल्स की तादाद तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा है और हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बिकॉज हमने इस पर कई शोज़ किए हुए हैं। तो ये जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में आप जाती हैं, क्या देखती हैं वहाँ जाके कि सहूलियात का कितना फुकदान है और आपकी क्या कोशिश होती है कि ज़्यादा क्या किया जाए? एक तो उनको गिफ्ट देती हैं, दूसरा बहुत सारे स्कूल्स में आप पानी की वो जो कूलर्स होते हैं वो आप डिस्प्ले कर सकते हो, वो लगा सकते हो, इस तरह की फैसिलिटीज़ भी दे सकते हो, तो ये भी आपका इदारा करता है? नहीं, हम पानी का बिल्कुल काम नहीं करते। हम वही काम करते हैं जिससे बच्चे को खुशी हो, ठीक है? बच्चा अपने घर कोई चीज़ लेके जाए, या बच्चे के लिए हम एक मेमोरी बिल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है? तो यस, कराची में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिनके साथ मैं एसोसिएटेड हूँ। हमारा इंडस हॉस्पिटल है जिसके साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, वहाँ पे कैंसर के बच्चों के लिए हम काम करते हैं। इसके अलावा किरण फाउंडेशन है लियारी में, जो बच्चों की एजुकेशन पे काम कर रहा है। तो उनके बच्चों के लिए हम उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनके लिए वॉलंटियर करते हैं। और इसके अलावा सिस्टर जूली का स्कूल है जो कि सदर के अंदर है, उनके बच्चों के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि वो खुद इदारे बहुत कुछ कर रहे हैं बच्चों के लिए। सो वी थिंक वी नीड टू गिव लाइक 20%, हम उनको भी सपोर्ट करें। हमारा भी फर्ज है उनके लिए करने के लिए, ताकि वो इदारे भी आगे चल सके, बिकॉज दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। ठीक है, मुझे फ़रियाल ये बताएगा कि बहुत सारे इदारे ऐसे भी हैं जो कि स्पेशल चिल्ड्रंस के हैं, मतलब आपका टारगेट बिल्कुल ठीक है कि जो गरीब गुरबा हैं, जो बच्चे इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में नहीं देख पाए, इन खुशियों को नहीं महसूस कर पाए, जस्ट बिकॉज कि उनके पास वसाइल उतने नहीं हैं। लेकिन हमारे पास अगर टारगेटेड ऑडियंस देखें ना, तो इस तरह की बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर जाकर ये काम किया जा सकता है। स्पेशल चिल्ड्रन भी, उनको समझना, उनसे बातचीत करना, ऑर्फनेज, SOS की बात की जाए, तो इन तमाम इदारों को कैटर करने का प्लान है आपका? जो स्पेशल बच्चों के जो इदारे होते हैं ना सोहा, उसके लिए आपको बहुत नॉलेज और बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए उस बच्चे को समझने के लिए, जो मुझे लगता है अभी हमारे इदारे के पास नहीं है, ठीक है? बट आई हैव डेफिनेटली विजिटेड KDSP, जो यहाँ डाउन सिंड्रोम का इदारा है। मैं डेफ रीच जा चुकी हूँ यहाँ पे, जो हमारे डेफ बच्चों का इदारा है। वो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड वी डू विजिट, उनके इवेंट्स होते हैं, हम उनको भी सपोर्ट करते हैं, बट उस किस्म की हमारी एक्सपर्टीज अभी नहीं है हमारी इनिशिएटिव की। ठीक है, फ़रियाल ये भी बताएगा कि इस सारे सिनेरियो में आप इस चीज़ को किस तरह से ड्राइव करती हैं, मतलब मंथली विजिट करती हैं, वीकली, या वीक में अगर 7 डेज़ हैं, 7 to 8 डेज़ आप डेली कोई ना कोई एक्टिविटी प्लान करती हैं? लंच इनिशिएटिव करंटली हमारा कटी पहाड़ी किरण स्कूल में चल रहा है, विच इज़ हफ्ते में 2 दिन हमारा वहाँ लंच जा रहा होता है। इसके अलावा इंडस विजिट कर लेती हूँ मैं, हॉस्पिटल जो हमारे कैंसर के बच्चे हैं उनसे मुलाकात हो जाती है मेरी, वहाँ पे कपकेक्स और टॉयज लेके जाते हैं हम, या कोई एक्टिविटी प्लान कर लेते हैं, म्यूजिक आर्ट थेरेपीज होती रहती हैं वहाँ पर। इसके अलावा जो ऑर्फनेज है यहाँ पर, वहाँ पे मेरी विजिट होती रहती है। तो हफ्ते में आप समझे 4 दिन आई एम वर्किंग विद चिल्ड्रन। अच्छा, दैट्स रियली रियली गुड। अच्छा फ़रियाल ये बताएगा कि एक चलिए, आप इदारों से इदारों का कनेक्शन तो समझ आता है कि आपने कहा कि ऑर्फनेज चली जाएंगी, इंडस हॉस्पिटल चली जाएंगी, लेकिन वो बच्चे भी हैं हमारे पास जो झोपड़ियों में रहते हैं, जो सड़कों पर रहते हैं, जो मांगते हैं, और आपको पता है ये एक माफिया भी है, और वो बच्चे जो हैं उनको ट्रेन भी किया जाता है, और दे आर ट्रेन लाइक, हमें तकलीफ होती है देख के कि उनके माँ बाप ये समझते हैं कि नहीं, इन्होंने बस पैसे ही मांग कर लेके आने, कमा कर नहीं, मांग कर लेके आने। तो वो जो फ़कीर बच्चे हैं उनके लिए भी आप इसको अरेंज करती हैं, इस तरह की ड्राइव? वी डिड 2 स्ट्रीट ड्राइव्स, नहीं बल्कि 2 तो नहीं, 3 से 4 मैंने करी होंगी अभी इस साल के, पिछले साल के अंदर, और मुझे बहुत मज़ा आया। तो हम क्या कर रहे थे, हमने कपकेक्स टॉयज लेके गए थे और हम स्ट्रीट्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, और बहुत सारे बच्चे जो हमारे CVO पर होते हैं, जो भीख मांग रहे होते हैं, वो सब मेरे पास आके बैठे, हमने उनको किताबें, कलर्स वगैरह सारी चीज़ें बांटी। एक छोटा सा सेशन उनके साथ हम लोगों ने किया। बहुत से ऐसे बच्चे थे जो फ्लड्स की तरफ से आए हुए थे, जिनके घर डिस्प्लेस्ड हो गए थे, मतलब मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, and without a team I cannot do it on a huge level, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं, मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। तो this all requires a very huge team अगर आप स्ट्रीट बच्चों को टारगेट करने जाते हो तो।
ठीक है, फिर बताएगा इस हवाले से क्या पैगाम आप लोगों को देना चाहती हैं? बिकॉज मुझे पता है कि इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो मेरा बहुत दिल करता है कि ऐसे नोबल कॉज के लिए, सोशल वर्क के लिए बंदा काम करे, और बहुत सारे लोग करना भी चाहते हैं। तो आपने जिस जज्बे के तहत इस काम को शुरू किया और जिस तरह से आप आगे इसको मुस्तकबिल में लेके चलना चाहती हैं, लोगों को इस हवाले से क्या पैगाम देंगे कि वो भी पार्टिसिपेट करें आपके साथ इस नोबल कॉज में? ज़रूर, they should come volunteer whether they are from Lahore and Islamabad. I worked in Islamabad as well with CMH. वहाँ के कैंसर केयर ट्रस्ट को भी हम सपोर्ट करते हैं। लाहौर में अभी तक नहीं आई हूँ। जहाँ कहीं भी हैं, जो भी आपको लगता है कि अच्छा काम है, जो भी छोटे से कंट्रीब्यूशन से आपको लगता है इस बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट आप ला सकते हैं, प्लीज गो अहेड। वो बच्चा आपके गली का हो, मोहल्ले का हो, कहीं का भी हो, प्लीज डू थिंक अबाउट देम। और बच्चे बहुत ज़रूरी हैं हमारे मुल्क के लिए कि वो खुश रहे, और उनका फ्यूचर है क्योंकि हमारे मुल्क का उनके हाथ में। अच्छा, तो वी शुड वर्क फॉर देम। अच्छा, कराची में आपका ऑफिस होगा, एक जगह होगी जहाँ पर आप ये काम करती हैं, लेकिन इस हवाले से क्या प्लान है? क्योंकि जाते मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि इस तरह के ज़रूरतमंद बच्चे तो पूरे मुल्क में हैं, वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, सिंध, अब सिंध साइड की बात करें, बलूचिस्तान साइड की बात करें, तो क्या प्लान है इसको मज़ीद, इस पूरे मैप को मज़ीद फैलाने के लिए और इस नेटवर्क को मज़ीद बड़ा करने के लिए? बहुत बड़ा प्लान है। उसमें यह है कि जो मैंने अपना मिलियन स्माइल कैंपेन स्टार्ट किया है, तो उसमें मिलियन बच्चों के दिल छूने, दैट्स व्हाट माय टारगेट इज राइट नाउ। 3 साल हमने काम कर लिया, मजीद काम करना है ताकि हम हर बच्चे के दिल में एक मेमोरी बना सकें, अपनी एक अच्छी मेमोरी। आप बहुत नोबल कॉज के लिए काम कर रही हैं फरियाद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, और अल्लाह पाक आप कामयाब करे और आपको इसका अजर भी ज़रूर दे, क्योंकि एक छोटी सी मुस्कुराहट जो आपकी वजह से, आपकी ज़ात की वजह से, चाहे आपकी बात की वजह से या आपकी किसी नोबल डीड की वजह से किसी के चेहरे पे आ जाती है, तो इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। और बाकायदा तौर पर इस चीज़ का इनिशिएटिव लेना और इस इदारे को चलाना यकीनन जो है वो आपका एक क्रेडिट है, जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं। अब हमने यहाँ पे एक क्विक ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बहुत अच्छे लगते हैं हमें वो बच्चे जो चबी होते हैं, और हम उन्हें कहते हैं कितना क्यूट है, और बाजुकात तो माँ कहती है नहीं माशाल्लाह मेरा बच्चा तो बहुत सेहतमंद है। लेकिन एक बारीक सी लाइन है ओबीस होने और सेहतमंद या मोटे बच्चे के बीच में, जो कि रियलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोसेस फूड, फास्ट फूड, बाहर का खाना, फ्राइज़ और ये सब कुछ हम बच्चों को बहुत शौक से खिलाते तो हैं, लेकिन बचपन में अगर बच्चे मोटापे का शिकार हो जाए तो बड़ी एज या जैसे जैसे ग्रोइंग एज होती है, अपब्रिंगिंग होती है उनकी, तो हम देखते हैं कि वो आदत, वो हैबिट्स जो हैं वो नहीं जाती और फिर मोटापा आपकी उम्र के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? कितना हार्मफुल होता है बचपन का मोटापा? क्योंकि ख़वातीन की और बड़ों की तो हम मोटापे के वेट लूज़ करने की बात अक्सर करते हैं, लेकिन बच्चों को और ओबीस बच्चों को एड्रेस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर हम डिटेल में बात करते हैं। अरूज तौकीर हमारे साथ मौजूद हैं और ये हमारे ग़िज़ाइयत हैं, इनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरूज, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। प्रोसेस फूड या फास्ट फूड बच्चे आजकल बहुत शौक से खाते हैं, ऐसा ही है। बचपन में हो जाते हैं ओबीस। बचपन का मोटापा बच्चों के लिए बाकी दूसरी कौन कौन सी बीमारियों को कॉज करता है और कितना हार्मफुल है? बचपन का मोटापे की जो मेन मैं रीज़न, जो मेन जिसको कसूरवार ठहराऊंगी वो होंगे पेरेंट्स। सबसे पहले आ जाते हैं उनकी मदर, क्योंकि जब आप 6 माह के बाद बच्चे की वीनिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, तो वीनिंग प्रैक्टिस ही मेन चीज़ होती है जिसमें आप बच्चे को फूड जो मुंह पे लगाते हैं वही उसका प्रैक्टिस डेवलप हो रही होती है, और अल्टीमेटली वही उसने फूड को, उन्हीं फूड आइटम्स को लेकर चलना होता है। अब क्या करती हैं मदर्स, हम पहले प्रोसेस फूड इन चीज़ों की तरफ तो आएंगे, लेकिन हम सबसे पहले उन चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या वजह है कि मदर जो है, आजकल आपने देखो कि मदर जो है अपना टाइम सेव करने के लिए बच्चों को जंक फूड्स बना के दे रही होती है, फ्राइड फूड आइटम्स, नगेट्स बना के दे दिए, कोई प्रॉपर लंच उनकी मील प्रॉपर तैयार हो रही होती है, रोटी नहीं आती, उसमें नट्स नहीं आ रहे होते, गंदम नहीं खाते बच्चे। एग्जैक्टली। तो मेन जो हम वाइड रिफाइंड आइटम्स दे रहे होते हैं, मतलब सफ़ेद आटे की रोटी, बाहर से आटा रोटी बाहर से आ रही है, तो उसका तो फिर उसने तो ये प्रोसेस में आ जाती है ना सारी चीज़ें, और इसने अल्टीमेटली वेट गेन करवाना है। बच्चे के लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट कर रही होती है, और इसके अलावा जो है उसकी जो स्पीकिंग, आप
पावर देखें, आप देखिए बहुत से बच्चे अब लेट बोलना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये ये चलना, क्रॉलिंग करना बहुत लेट स्टार्ट कर, इसके पीछे मेन रूट कोज यही है कि उनकी विनिंग प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो रही। तो जो प्रोसेस फूड आइटम्स आ जाते हैं जिसमें नगेट्स, फ्राइड फूड आइटम्स, ये सब चीज़ें ना अल्टीमेटली हेल्थ को डिस्कार्ड कर रही होती है। इसलिए ज़रूरी है कि 3 जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी डाइट के अंदर, बच्चों की डाइट के अंदर लाजमी होने चाहिए, जिसमें एक आ जाता है विटामिन ई, आयोडीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या करते हैं, जो मैंने आपसे पहले बात की थी बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंटेलिजेंसी, वो सारी चीज़ें उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो अगर ये आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कहाँ से मिल सकते हैं, जितने भी नट्स उनसे हम ले सकते हैं, जितनी भी फैटी फिश होगी, डिपेंड करता है जितनी फैटी फिशी होगी उसके अंदर उतने ही अच्छे न्यूट्रिएंट्स होंगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड का कंटेंट अच्छा होगा। तो ये चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। ये आपकी जो ब्रेन का ग्रे मैटर होता है ना, बेसिकली ग्रे मैटर होता है जो आप बच्चे को कंसंट्रेट करने में, फोकस करने में हेल्प कर रहा होता है। आजकल आपने देखा होगा बच्चे बड़े स्लीपी रहते हैं, सुबह स्कूल जा रहे होते हैं, लेजीनेस आ रही होती है, जमाइयाँ ले रहे होते हैं। लेकिन आप एक चीज़ नोट करिएगा, उसके पीछे रूट कोज क्या है, उनकी जो प्रॉपर लंच, मैं तो कहती हूँ कि स्कूल में न्यूट्रिशनिस्ट एक होना चाहिए। हाँ, जो बच्चों का लंच चेक करे कि मामा ने घर से क्या भेजा और दूसरा वीक में आपको कैंपेन चलानी चाहिए इस चीज़ के, जिसमें मदर्स को, पेरेंट्स को इनवाइट किया जाए और वो प्रॉपर एक ट्रेनिंग दी जाए। अच्छा अरूज, मुझे एक और बात बताएं, एक चीज़ को यहाँ पर ऐड करना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चले प्रोसेस फ्रूट फिर से निकाला, नगेट्स फ्राई कर लिए, इवन फ्राइज भी फ्राई कर लिए अब तो, ठीक है जी। अब वो तो रोटी भी बना लेते हैं प्रोसेस फूड से ना, मतलब इतना कुछ आ गया, ज़िंदगी तो आसान हो गई है लेकिन बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो गया, दांव पे लग गया। अब क्या आप इस बारे में कहना चाहती हैं कि बच्चों को, मैंने ये देखा है कि अगर आदत डाली जाए ना बचपन से रोटी खाने की तो वो रोटी खाते हैं। मैंने आपसे विनिंग प्रैक्टिस की बात इसलिए की है, अगर आप ऊपर रोटी लगा रहे हैं, बेक फिश लगा रहे हैं, नट्स की आदत डाल रहे हैं, अब मैं बता रही बच्चे अब हाँ देखने में तो लगता है ना कि बड़े वो ड्राई फूड्स है, बच्चे नहीं खाएंगे। उसको बनाने का तरीका होता है, जैसे मैं कहती हूँ कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का कंटेंट अच्छा आपको सीड्स के अंदर मिल सकता है, तो आप सीड्स को ग्राइंड करके स्मूदीज मजे की बना के देख सकते हैं, जिसके अंदर योगर्ट हो और सीड्स ऐड हो और साथ में उसके अंदर एक कोई फ्रूट की सर्विंग हो, तो प्रॉपर एक मील पैक होता है। अगर वो प्रॉपर स्नैक में नहीं ले रहा तो वो एक ड्रिंक की फॉर्म में ये चीज़ को एंजॉय कर सकता है। मुझे ये बताएं कि हम इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कि हमने ये देखा है कि बच्चे जो है ना वो बेसिकली आजकल चबी भी होते हैं, चीक्स बाहर निकली होती हैं, अम्मा तो कहती है माशाल्लाह मेरा बच्चा तो बड़ा सेहतमंद है, यही तो चाहिए बच्चों में आजकल क्या होती है। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है कि एक बच्चा अगर थोड़ा सा ओबीस है, अगर इतनी एज का है, वो मतलब 6 इयर्स का है या 5 इयर्स का है, तो वो मोटा है लेकिन अंदर से खाली है, ये वो जो फूलने वाला एलिमेंट है ओबीस होना इसे कहते हैं। तो अंदर से जो बच्चा सेहतमंद नहीं है या जो अंदर से सेहतमंद होगा उसका ओबीस होना भी क्या ठीक होता है? अगर वो इतना कुछ खा रहा है और सब कुछ उसको लग रहा है और वो सेहतमंद भी है, उसमें कैपेसिटी भी है, पावर भी है, लेकिन वो ओबीस है, तो क्या वो ठीक है? नहीं ठीक। अच्छा, उसके पीछे वजह ये होती है कि आप अगर हम अडल्ट की ओबेसिटी की बात करें, हम वेट लूज करवा देते हैं, उनके डाइट पैटर्न इस तरह से लेकर, बच्चों के लिए तो ग्रोइंग एज है, उनकी कोई भी चीज़ हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते। हर चीज़ हमने इनको इंट्रोड्यूस करवानी है, जिसमें हम उनकी फ्राइड फूड आइटम्स और जितने भी जंक फूड्स हैं उसको हम एलिमिनेट करवाएंगे। इसमें मेन एलिमेंट आ जाता है अगर वो जितना मर्जी खा रहा है उसको फिजिकल एक्टिविटी करवाई जाए, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है फिजिकल एक्टिविटी का। बाहर भेज दिया जाए और क्या किया, बाहर ना भेजें। अगर आपको बाहर इशू आ रहा है तो इसमें आप पेरेंट्स इंगेज हो जाए, मदर इंगेज हो जाए, बैडमिंटन की एक्टिविटी हो सकती है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, आप घर में प्रॉपर एक एक्टिविटी करवा सकते हैं। बहुत से बच्चे हैं आजकल टेलीविजन का जो है उसका जो रुझान है बहुत आ गया है, टैबलेट्स पर पकड़ा दी बच्चों को, गेम्स की तरफ आपने काफ़ी कर दिया, वो खा रहे हैं स्नैकिंग और साथ में टीवी देख रहे हैं, साथ में लैपटॉप जो है उन्होंने खोला हुआ है, साथ में कार्टून्स, इस तरह की एक्टिविटी, ये सारे छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं ना, ये बच्चे के लिए, बच्चे की हेल्थ पे इफेक्ट कर रहे होते हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया था 3 जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और दूसरा जो आता है आपका विटामिन ए। तो ये सारे एलिमेंट्स आपको डाइट से मिले। और दूसरी बात, अगर आप ओबेसिटी को ख़त्म करना है तो होल ग्रेन इंट्रोड्यूस करवाएं। अच्छा, होल ग्रेन भी चपाती, हाँ, जिसमें चपाती आ जाएगी, जिसमें आपके राइस आ जाएंगे, जितनी भी वाइट प्रोसेस फूड आइटम्स हैं जिसमें बेकिंग आइटम्स आ जाती हैं और ब्रेड्स वगैरह आ जाती है, इसको एलिमिनेट करवाना बहुत ज़रूरी है। अरूज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टुडे, और काफ़ी अच्छी डिस्कशन रही आपसे, होपफुली कि आप सबने देखा होगा, इसको फॉलो भी करेंगे। सो बेसिकली आपका फीडबैक जो है वो ऑन एंड ऑफ मुझे सोशल मीडिया पे मिलता रहता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो नाइस। लेकिन इसके अलावा इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग तो आप हमें टैग कर सकते हैं ऑन आवर सोशल मीडिया पेज, और आप मेरे ऑफिशियल अकाउंट्स पर भी हमें टैग कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द अपने से मुंसलिक लोगों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।